Hello everyone. Today we start class 10th Political Science Chapter 2 Federalism संघवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म फेडरलिज्म आखिर होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है? तो कहा जाता है इस सिस्टम में पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट के बीच पावर शेयर की जाती है। ये दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो एक पूरे देश को चलाती है और दूसरी स्टेट में रूल होती है। दोनों ही तरीके की सरकारों की अपनी शक्तियां इस्तेमाल होती हैं। राज्य सरकारों की खुद की शक्तियां होती हैं जिसमें वो किसी भी प्रकार से केंद्र के लिए जवाबदेह नहीं होती है। हाँ, जनता के लिए वो जवाबदेह है, उस राज्य की जनता को वो जवाब देती है। जिसका एक सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन व्यवस्था जिसे कहा जाता है, जहाँ पर केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, बाकी इसकी यूनिट्स इसके सबऑर्डिनेट होती हैं और उसके हिसाब से काम करती हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को सरकार के लिए ऑर्डर पास करती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए बात करते हैं फीचर्स की फेडरलिज्म के, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। दो लेवल की गवर्नमेंट होती हैं और प्रत्येक स्तर की सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखे गए हैं। साथ ही वह कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी देते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। तो इसके लिए दोनों लेवल की सरकारों को आपस में कंसल्ट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आम सहमति बना पाती हैं। और इसके साथ ही साथ अदालतों की बात करें अगर हम, कोर्ट्स की, तो अदालतों की संविधान व विभिन्न स्तर की सरकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अलग अलग स्तरों की लेवल्स की गवर्नमेंट के बीच रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या उद्देश्य है? देश को एकता की सुरक्षा करना व उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ हमारे देश की रीजनल डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करना, ये फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। दो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म को आइडियल बनाती हैं या उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ाती हैं? तो अलग अलग लेवल की सरकारों के बीच पावर डिवाइडेशन के नियमों पर सहमति होना, साथ ही साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट होना, भरोसा होना कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। ये दो चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म को और ज़्यादा अच्छा करती हैं या इम्पोर्टेंट बनाती हैं। डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? तो चलिए जानते हैं कमिंग टुगेदर के बारे में। कमिंग टुगेदर इंडिपेंडेंट छोटे छोटे राज्यों से एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं और अपनी पहचान बनाए रखते हैं, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा और तरक्की का रास्ता तैयार करते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और इस तरीके की व्यवस्था में देशों को आमतौर पर समान अधिकार दिए जाते हैं। वहीं होल्डिंग टुगेदर में बड़े बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता, डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए राज्यों को गठन करते हैं या छोटे छोटे पार्ट में उनको, स्टेट को डिवाइड करते हैं और फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच पावर डिवाइडेशन होता है। भारत, बेल्जियम, स्पेन एग्जाम्पल हैं होल्डिंग टुगेदर के। इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है, साथ ही इस व्यवस्था में अधिकारों का बंटवारा समान रूप से नहीं हो पाता है।
भारत में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर पावर्स बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्पेशल पावर्स दी गई हैं। भारत एक फेडरल कंट्री क्यों है, या भारत को संघ शासित संघवाद प्रदेश क्यों कहा गया है, देश क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में मौलिक रूप से 2 लेवल की गवर्नमेंट का प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में तीसरा लेवल की गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया है, जिनके अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अधिकारों के बंटवारों के बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें चेंजेस नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती है। अगर बदलाव करना ही चाहते हैं तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें बदलाव हो सकता है। पावर के डिवीज़न में किसी भी तरीके का विवाद होने की दशा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है। सरकार चलाने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार भी दिया गया है। वो अपने अकॉर्डिंग टैक्सेस लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके से सरकारों के अधिकारों को बांटा गया है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो चलिए बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में राष्ट्र से जुड़े हुए मामले आते हैं, जैसे सुरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, फाइनेंस। इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। दूसरा स्टेट लिस्ट, इसमें पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन ये सभी आते हैं। राज्य से जुड़े मामलों में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन, लेबर यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन। इनमें केंद्र और राज्य दोनों की साझी दिलचस्पी से कानून बनते हैं और दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी भी प्रकार के टकराव या डिस्प्यूट की कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही सुपीरियर माना जाता है। भारत में किस प्रकार से पावर शेयरिंग होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। भारत में फेडरल सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को जाता है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, स्टेट्स फॉर्मेशन हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की सबसे पहली कठिन परीक्षा थी। 1947 के बाद से भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ। साथ ही किसी भी भाषा को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। केंद्र और राज्य के बीच पावर शेयरिंग के ढांचे को तैयार किया गया और जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्षेत्रीय दलों के साथ, रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर कोलिएशन गवर्नमेंट बनाने का एक नया कल्चर स्टार्ट किया गया। तो चलिए बात करते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स उनको कहा जाता है जो अब तीनों लिस्ट में नहीं आती हैं, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आती हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कई नए राज्यों का उदय हुआ था, उनकी सीमाएं बदलीं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में लाया गया। सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल, एथनिसिटी और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड एक एग्जाम्पल है इसके,
और इसके साथ ही साथ लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसलिए इसको फॉर्म किया गया। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया था। केंद्र सरकार नॉन हिंदी लोगों पर यानी अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी नहीं थोप सकती थी, इसलिए संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र ने हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी मंजूरी दी, जिससे गैर हिंदी राज्यों में सामंजस्य बना रहे। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों को अनदेखा नहीं कर सकती है। कोलिएशन यानी गठबंधन वर्तमान में पावर शेयरिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। भारत में फेडरलिज्म की सफलता का क्या राज है, किस वजह से भारत में फेडरलिज्म चल रहा है, तो चलिए जानते हैं। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट करना, साथ ही साथ आपसी मेलजोल लोगों में होना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म को कमज़ोर करने वाले घटक या स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म अंडरमाइंस। केंद्र जब बदले की भावना से विरोधी पार्टी की सरकार को भंग करता है, गठबंधन सरकार ने पावर शेयरिंग का एक नया तरीका पेश किया है, जिससे राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्तियां लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ये 1992 से लागू हुआ। क्यों होता है विकेंद्रीकरण या वाई डिसेंट्रलाइजेशन? राज्य के विशाल आकार और जनसंख्या के ज़्यादा होने के कारण, विविधताओं के कारण, डाइवर्सिटी के कारण, साथ ही साथ पावर शेयरिंग की ज़रूरतों को देखते हुए विकेंद्रीकरण का क्या कारण है, किन कारणों की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन को लागू किया गया। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए, लोकल लेवल पर चुनाव कराने के लिए, लोकल लेवल पर किन कामों में पैसा खर्च होना चाहिए और वह सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन को लागू किया गया। 1992 एक्ट, 1992 एक्ट संविधान के द्वारा उठाए गए कदम कि क्या क्या कदम संविधान के द्वारा उठाए गए। 1992 एक्ट में नियमित अंतराल पर लोकल लेवल पर चुनाव होना, लोकल लेवल पर SC, ST और OBC के लिए सीट रिजर्व करना, 1/3 सीट रिजर्व करना महिलाओं के लिए, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नियमित समय पर चुनाव कराना, साथ ही साथ राज्य सरकार पावर और राजस्व शेयर करती है उनके लिए। पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में, विलेज में ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा के द्वारा बनाई जाती है, जिसका हेड सरपंच होता है। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है जो पंचायत सदस्यों के द्वारा चुनी जाती है, जिसका हेड BDO होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है जो चुनाव के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्य के विधायकों के द्वारा चुनाव किया जाता है, जिसका अध्यक्ष जिला चेयरपर्सन होता है। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में, शहरों में लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से होती है। टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, उनका हेड चेयरपर्सन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहलाता है। बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं जिनका हेड मेयर कहलाता है। अब लास्ट आता है कि डिफ़िकल्टीज़ जो लोकल गवर्नमेंट फेस करती हैं। लोकल गवर्नमेंट फेस करती हैं कि ग्राम सभा के चुनाव निश्चित समय अंतराल पर नहीं कराए जाते, साथ ही साथ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट पावर और रिसोर्सेज लोकल लेवल की गवर्नमेंट को नहीं शेयर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
धन्यवाद।